नाज़रीन, कश्मीर के टैलेंट को लेकर जहां बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वादी कश्मीर का टैलेंट पूरे बरसगीर में जाना माना जाता है। और इसी बीच अगर देखें तो हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर जो है मुख्तलिफ अशखास को उनके टैलेंट के लिए जाना माना जाता है और आज़ाद से नवाजा भी जाता है। इसी बीच अगर बात की जाए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने को लेकर तो हमने देखा कि शहर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम मोहम्मद जज, जिन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, और इनके अगर कारकर्दगी के लिहाज से बात करूं तो ये 8वीं जनरेशन जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम कर रहे हैं। और शायद मैं यूँ कहूँ कि कश्मीर में जो है ऐसी ये जनरेशन आखिरी है जो कि इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम को अंजाम दे रही है। आज हम इन्हीं से आपकी मुलाकात कराएंगे और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, और साथ में ये भी जानेंगे कि कश्मीर में ये जो 8वीं जो इनकी पुश्त है या ये जनरेशन है इस आर्ट से मुंसलिक है, और क्या ये वाकई आर्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा है या नहीं। आइए बात करें गुलाम मोहम्मद जज साहब से और इन्हीं से जानें कि इन्हें कितनी ज़्यादा खुशी और मसरत इस वक्त ये अवार्ड के नॉमिनेट होने के बाद मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और हमारे तरफ से भी आप लोगों को सद सद मुबारकबाद कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कब से हमने सुना है कि आपकी 8वीं जनरेशन इस काम के साथ मुंसलिक है। हाँ, इसमें दो राय नहीं है, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। ख़ानदानी पेशा इस लिहाज से है कि जो हमारे बाप का बाप, उसका बाप, हम कश्मीरी में ऐसे ही कहें, ऊपर से ऊपर तक जाएंगे, 7वीं पीढ़ी है हमारी बाप तक, और मेरी पीढ़ी जो है वो है 8वीं। लेकिन खुशकिस्मती ये बात है, मुझे बेटा कोई नहीं है। हमारी 3 बेटियां हैं, वो माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ब्याही भी हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर फाइज है, और उनके हस्बैंड भी जो है वो भी अपने बड़े बड़े पोस्टों पर फाइज है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हम यहाँ ही रह रहे हैं जहाँ पर आप आए हैं आज। इसी इलाके में रहते हैं। इस इलाके का नाम है ओल्ड जैनकदा सिराज बाजार। ये पुराना नाम है। आजकल के ज़माने में यहाँ से यहाँ 2-4 गलियाँ चेंज हो गई, नाम चेंज करते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं है। जो हमारे पुरखों ने जो इस इलाके का नाम रखा वही है, उसी नाम से मशहूर। क्योंकि इससे पहले जो भी कोई टूरिस्ट कहाँ से आता था, वो इन्हीं 3rd ब्रिज और 4th ब्रिज के दरमियान काम होता था। तिजारतें, बहुत बड़ी तिजारत मंडी थी। बाकी आजकल के लोग कहते हैं इधर तिजारती मंडी है, उधर बन गया मार्केट, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग जो फॉरेनर्स आते थे उसमें वो इसी 3rd ब्रिज बहुत मशहूर जगह है। और यहाँ फिर जब रफ्ता रफ्ता ज़माना चेंज हुआ है तो यहाँ पर लोगों के पास शऊर भी आया, तालीम भी आई। तालीमी लिहाज से लोगों ने नए नए अब शोरूम या ऐसे दुकानें बनाई है जहाँ पर मार्केट चेंज हुए मुख्तलिफ तरीके की तरह से। मार्केट्स के लिहाज से आपने बात की कि वक्त का नाम ही तब्दील है, क्योंकि वक्त हर एक चीज़ को तब्दील करता है। आप में जो आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का जो ये सफ़र रहा, इसमें किस तरह की कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ आई जहाँ पे आपको लगा कि ये काम वाहिद ऐसा काम है जो मुझे पहचान दिला सकता है? चूँकि ये हमारा ख़ानदानी काम है। जिस तरह शॉल था, वुड कार्विंग है, पेपर माशी है, उनके भी ऐसे कारीगर है जो ख़ानदानी तरीके से वही काम करते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम भी ये काम करते आए हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाते आए हैं। ये एक ही चीज़ का नाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बहुत से चीज़ें हैं। अगर हम आजकल के कश्मीरी को दिखाएंगे जो इतने गवाए हैं, गाने वाले हैं, उनको भी मालूम नहीं कौन साज क्या है, इसका नाम क्या है, कहाँ से। इसलिए हम छुप करते हैं। आजकल के जो रिवाज है थोड़ा बहुत चलता है यहाँ पर ये कश्मीरी तरीके से,
ہم اسی پر استفادہ کرتے ہیں. زیادہ ہم اس کے آگے نہ جاتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے. ہم کہتے ہیں چلو آج یہی آیا ہے یہی ٹھیک ہے, لیکن جو ہم چیز اس وقت عام طور پر بناتے ہیں وہ ہے سنتور, جس کی پبلسٹی اب باہر کے ملکوں میں ہوئی ہے. ہم نے نہیں دی اس کی, لیکن اس کے بھی کچھ کارن ہیں. کوئی بندے نکلے یہاں ہی ہے, وہ بھی شکر ہے کشمیر کے ہی, چاہے جموں کا ہے یا کشمیری گاؤں کا ہے, پھر یہاں رہ رہا ہے. پھر وہ انہوں نے اس کام پر یہ بجانا شروع کیا ہے. انہی کی بدولت سے یہ ساز کا سنتور ہٹ ہوا ہے سارے انڈیا میں سے نکل کے یہ سارے ورلڈ میں اس کی خوشبو پھیل گئی ہے. پھر خود بخود ہمارے پاس آنے لگے, ذرا ہم دیکھیں گے یہ کلی کا گلاب کہاں ہے. یہ ہمارے پرانے لوگ اپنے باپ دادا کی دین ہے, اسی کی دین سے ہم دن گزارتے ہیں, شکر اللہ کا. تو جب آپ کا اس ایوارڈ کے لیے, اس اعزاز کے لیے نام لیا گیا, اس وقت پہ کیسی ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی, کیا مطلب کیسی خوشی تھی آپ کی فیملی میں, اور آپ میں یوں میں کہوں کہ آپ کے کام کو 4 چاند لگ گئے؟ پہلے ایوارڈ لینے سے پہلے ہمارے اپنے باپ دادا جو کام کرتے تھے پوری ایمانداری سے کرتے تھے. یہ نام پہلے ہی لگ چکا تھا. زز فیملی کشمیر میں کس جگہ رہتی ہے, ان کے دادا کا نام سے مشہور تھی رحمان جو زز اینڈ سنس, زین قدل, سراج بازار. یہ میں وثوق سے کہتا ہوں اپنا ایڈریس, ضرورت نہیں ہے لیکن کہنے کے لیے کہنا ہی ہے. تو اس لیے آتے تھے لوگ, خریدتے تھے, جاتے تھے. لیکن 2 بچے نکل گئے کشمیر کے اندر, 2 ہیرے. ایک تھا شیو کمار شرما, دوسرا تھا بھجن لال سوپوری. بھجن لال سوپوری تو اصلی تو گاؤں کا ہے, سوپور کا رہنے والا تھا اس کا باپ. تو جو یہ شیو کمار شرما وہ جموں کا رہنے والا تھا. یہ مجھے معلوم ہے کیا رہتا بھی کہاں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے. ان کے باپا کے ساتھ, ہمارے باپ کے ساتھ ان کے تعلق, دادا کے ساتھ وہ آتے جاتے تھے. کیونکہ اس وقت وہ مہاراجا یہ کرن سنگھ کے پاس جاتے تھے, یا ان کو واسطہ تھا, فیملی واسطہ تھا ان کے جانے آنے کا. اور دوسرا جو شمبھو ناتھ سوپوری ہے وہ بھی کرن سنگھ کی بیوی کو سکھاتا تھا. پھر اسی زمانے سے یہ رفتہ رفتہ چلا گیا. اب یہ شمبھو ناتھ کا بیٹا بھی اس کام کے اندر, اس نے تعلیم سے فراغت پائی, پھر وہ بھی اسی فن میں چلا گیا کیونکہ اس کا ماحول بھی گھر میں بجانے کا تھا. تو انہوں نے اس پر آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا کہ ذرا اس ڈانگ کو, پہلے تو شیو کمار نے کیا تھا, اب یہ بھی چلا گیا, اس نے بھی اسی ڈانگ سے, اپنے ڈنگ سے اب اس نے نیا باج بنایا جس کو بھجن باج ہی کہتے ہیں. بس اس نے اور طریقے سے بجایا, لیکن جو اپروو جس کو کیا زیادہ پبلسٹی وہ شیو کمار کی ہے, کیونکہ وہ بمبے میں رہا, ان کو کام وہاں پر ہی کرنا تھا. اس لیے اس کو اور ہم کو زیادہ واسطہ رہا. اگر کسی قسم کی ڈفیکلٹی ٹیوننگ کے اندر اس کو آتی تھی وہاں پر, کیونکہ وہاں پر 1 سال 2 سال نہیں چلتے اسٹوڈیو میں, کیونکہ اگر کسی آدمی کو اسٹوڈیو میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر کتنے ساز اندر بجانے والے ہیں. اسی ان سازوں کے اندر جب اس کا بھی 2 منٹ 3 منٹ کا بجانا ہوتا تھا, ایسا دن رات نہیں بجانا, 2 منٹ 3 منٹ کا کسی شارٹ لینا ہوتا تھا. جو باقی ساز ہے اس کے اندر وہ جم جائے, وہ ساز اس ساز کے اندر جم جائے کہ کسی ریکارڈنگ کے وقت کسی قسم کی آلٹریشن یا ڈفیکلٹی نہ ہو جائے. ہمارے سمجھ میں ایسا ہے, لیکن ہے اور کچھ اور معاملہ. بس یہ ہوا, اس نے اس پر پورا دھیان دیا ہے. جب اس کی کچھ ڈفیکلٹی ساز بھی اس نے ہم کو کہہ دیا, آ گیا. پھر ایک دن وہ تقریباً 1 مہینے یہاں پر رہتا تھا, رہا. ان کی سسٹر ادھر بھرزلہ میں رہتی تھی, بس وہ وہاں آتا جاتے تھے. بس ہمارے پاس دن آتے تھے اسی سنتور کے لیے. 1 نہیں بنایا, 2-4 بنے. جب اس کا فٹ ہوا سنتور, یہ جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہوا,
और हमारे जहन में भी आ गए इसका मतलब क्या है। मेहनत उसने भी की, हमने भी की, फिर ये साज बन गया साज है। संतूर का नाम इन्होंने रोशन किया सारे वर्ल्ड में। जाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर बात की जाए किसी भी काम में कंसिस्टेंसी को लेकर, मतलब कोई अगर हम काम करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रहने की जो बात आती है, वो आजकल की जनरेशन में कहीं ना कहीं अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे लगता है कि दो दिन ही मतलब अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसे कम लगता है कि बस छोड़ दो। लेकिन आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं, कभी आपको नहीं लगा कि नहीं अब मुझे काम नहीं करना चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं आ रहा है? एक बात है, अगर मैंने पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच में ही छोड़ा। उस वक्त कुछ डिफिकल्टी हुई, मुझे कुछ दर्द हुआ है, उस वक्त टाइफाइड होता था, वो बहुत मुश्किल होता था। आजकल के ज़माने में वो दर्द ही कोई नहीं है। खैर, उस वक्त के डॉक्टर ऐसे थे, डॉक्टर साहब जो हाई क्वालिफाइड थे, बाहर रिटायर थे, वो महाराजा के डॉक्टर थे, उस वक्त इलाज करते, वही हमको भी लगा इलाज करते थे, क्योंकि हमको काम के बदौलत उनसे पूछने का रास्ता था, वो खुद हमारे पास आते थे डॉक्टर। अगर मैं नाम गिनूं तो ये बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं छुप ही रहूंगा। बाकी हमारे सामने एज भी है, शुक्र अल्लाह की, इसलिए देखा है बहुत कुछ। आप कहते हैं आपको मत कुछ डिफिकल्टी होती है, आप मत ये काम से तंग आती है, ऐसी बात नहीं है। को जो काम इंसान करे पूरे मुस्तकिल तरीके से करना चाहिए, वो बच्चा हो या आजकल के बच्चे को फिक्र है ज्यादा करने से खाने की, वॉकिंग करने की या कुछ और, इसलिए हम कुछ नहीं इसके आगे उनके मुतलिक या अपने मुतलिक कह रहे हैं। हमने इस्तिकामत की, हमारे पुरखों ने इस्तिकामत की, हमको कामयाबी मिल गई। इनके मुताबिक किसी भी काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उस काम में कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को कामयाबी चाहिए तो उसे मेहनत और मशक्क़त के साथ उस काम में पूरी ईमानदारी और कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए, ताकि वो काम उसे आगे ले जाकर उसे एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर पेश करे। बने रहिए आप न्यूज़ के साथ। आज की रिपोर्ट में इतना ही।